हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का कंप्लीट वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में पूरा चैप्टर समझाया गया है। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसमें एकदम बेसिक से समझाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। मुझे विश्वास है कि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आएगा और अंत में इसका नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए, बताया गया है कि इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग यह देखेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है। परिभाषा देखेंगे, रसायन विज्ञान क्या है। तो देखिए, रसायन विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों की क्या गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रसायन विज्ञान। यानी बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आ गया। अब देखिए, नोट में कुछ पॉइंट है कि केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। और जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है, पूछा जाता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये कीमिया से हुई है। किससे हुई है, कीमिया। ठीक है, और कीमिया का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी होता है। कीमिया का जो अर्थ होता है वह होता है काली मिट्टी। यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है और कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। ठीक है, ये दोनों समझ में आया आपको। अब देखिए, एक और नोट में लिखा गया है, नोट, केमिस्ट्री का जनक जो होता है वो एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। पूछा जाता है कभी कभी कि केमिस्ट्री का जनक किन्हें कहा जाता है, तो केमिस्ट्री का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, तो रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं होती है। ध्यान रखिएगा, रसायन विज्ञान की भी कितनी शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं। पहला क्या है, देखिए भौतिक रसायन। क्या है, भौतिक रसायन। दूसरा है कार्बनिक रसायन और तीसरा है अकार्बनिक रसायन। तो रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, 3, भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। चलिए एक एक करके हम तीनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का क्या है, भौतिक रसायन। तो इसमें क्या बोलेंगे कि इसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, और रासायनिक प्रक्रमों से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भौतिक रसायन में पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव और गैस तथा रासायनिक प्रक्रमों से संबंधित जितने भी सिद्धांत होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और देखिए कार्बनिक रसायन क्या होता है, तो कार्बनिक रसायन होता है, इसके अंतर्गत हम कार्बनिक यानी कार्बन युक्त यौगिकों के संरचना और गुणों का अध्ययन करते हैं। यानी कार्बनिक रसायन में क्या पढ़ते हैं, कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्बनिक रसायन। और एक और क्या होता है, अकार्बनिक रसायन। तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत हम अकार्बनिक तत्वों और उनके यौगिकों की संरचना और गुणों का अध्ययन करते हैं। यानी कि कार्बन के और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाए तो कार्बनिक रसायन है, और अकार्बन यानी कार्बनिक तत्व का अध्ययन नहीं किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अकार्बनिक रसायन बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब बेसिक में जरूरत पड़ता है इसलिए इसको बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे ये परमाणु, ये सभी 9 क्लास का है, केवल परिभाषा देख लीजिए। परमाणु, तो परमाणु क्या होता है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तो किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। जैसे में कोई पूछे तो बोलिए हाइड्रोजन एक परमाणु है, कार्बन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु इत्यादि, ये सभी परमाणु है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या आता है, अणु। तो अणु क्या होता है, अणु किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। देखिए ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है।
यानी अणु जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वही अणु कहलाता है। जैसे देखिए H2O2Cl2, ध्यान रखिएगा, अगर केवल आपसे H पूछा जाए तो ये परमाणु हो गया, लेकिन H2 बोल दिया जाए तो ये क्या हो गया, अणु हो गया। O पूछा जाए तो परमाणु है, O2 क्या है, अणु है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, अणु परमाणु के बाद क्या आता है, तत्व। तो तत्व के बारे में देखिए, बोला जाता है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए लोहा तत्व है, सोना, सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि, ये सभी तत्वों के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देख लीजिए कि यौगिक किसे कहते हैं। तो यौगिक भी शुद्ध होता है। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने के फलस्वरूप होता है। यानी यौगिक शुद्ध पदार्थ होता है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने के फलस्वरूप होता है। जैसे जल एक यौगिक है, मीथेन हो गया, चीनी हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है, यौगिक के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण क्या है, मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने के फलस्वरूप होता है। ध्यान रखिएगा, यौगिक में निश्चित अनुपात होता है लेकिन मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का तत्व, यौगिक, मिश्रण, परमाणु, अणु, जो बेसिक हम लोगों को चाहिए था। अब हम लोग देखिए इसमें पूरा चैप्टर में जितना भी फार्मूला यूज किया गया है वह सभी फार्मूला देखिए यहाँ दिया गया है। तो हम लोग सभी फार्मूला को भी देख ले रहे हैं। देखिए रासायनिक सूत्र है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अगला है CaCO3। तो Ca क्या हो गया, कैल्शियम, और CO3 होता है कार्बोनेट, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है देखिए CaO, यानी क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 क्या नाम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या होता है, जल होता है। MgCl2 क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। AlCl3 क्या होगा, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड। CaOH का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो AlOH का नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड। CaCl2 का नाम कैल्शियम क्लोराइड। KClO3 का नाम पोटेशियम क्लोरेट। KCl का नाम पोटेशियम क्लोराइड। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। Al2SO4 क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ZnSO4 जिंक सल्फेट। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। AgCl को क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। ठीक है, और भी है देखिए, देखिए अगला क्या है हम लोग का, ग्लूकोज। फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज। चीनी का फार्मूला क्या होता है, देखिए चीनी C12H22O11 चीनी हो गया। नमक का क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। सिंदूर का फार्मूला क्या होता है, HGS क्या होता है, HGS। हास्य गैस क्या होता है, लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड। भारी जल क्या होता है, फार्मूला D2O होता है। ठीक है, और नॉर्मल जल का क्या होता है, हम लोग देखते हैं H2O ना। अगला है शुष्क बर्फ CO2। लाल दवा फार्मूला क्या होता है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है। मार्श गैस यानी CH4, इसी को हम लोग मीथेन बोलते हैं। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 क्या होता है, CaOCl2। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। नीला कसिम का सूत्र क्या होता है, CuSO4.5H2O। पढ़ने का भी सीखिए, CuSO4.5H2O। ठीक है, हरा कसिम का क्या होता है, FeSO4 बिंदु को डॉट पढ़िए 7H2O। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2 NH2CONH2। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2 क्या होता है, C2H2। फिटकिरी जो देखते हैं उसका फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 24H2O। K2SO4
Al2SO4 डॉट 24H2O। जिप्सम का सूत्र बोलिए CaSO4 डॉट 2H2O। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है C2H5OH और एथेनॉल का नाम क्या होता है इथाइल एल्कोहल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है HCOOH। क्या होता है HCOOH और इसका जो रासायनिक नाम होता है IUPAC नाम उसको क्या बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, अगला देखिए हम लोग का है संगमरमर। क्या है संगमरमर, इसका ना फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या होता है CaCO3। अगला देखिए मोमबत्ती, मोमबत्ती का भी रासायनिक सूत्र होता है C25H52। क्या होगा C25H52। मैग्नीशियम नाइट्राइड का Mg3N2। लीड ऑक्साइड का क्या होता है PbO। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO। मैग्नीज क्लोराइड का MnCl2। लेड नाइट्रेट का PbNO3 आयरन सल्फेट का FeSO4 और बेरियम सल्फेट का क्या होता है BaSO4। यह हम लोग का बेसिक था, जितना भी फार्मूला इस चैप्टर में आने वाला था या इसके बाद भी आएगा वो सभी फार्मूला इसमें दे दिया गया है। अब हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है वो अब शुरुआत होगा, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर का हम लोग का सबसे पहला प्रश्न देखिए लिखा गया है। क्या है देखिए पढ़िए ध्यान से। प्रश्न की रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए हम अपने भाषा में समझा रहे हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाला नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए, ध्यान रखिए नया पदार्थ बनना चाहिए, तभी उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया हाइड्रोजन, क्या है H2 और ये हो गया Cl2 यानी क्या है क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इसका नाम क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि HCl जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन से अलग होता है, इसका गुण क्या होता है अलग होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया समझ में आया कि कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाए, भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनाए तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से रासायनिक अभिक्रिया में जो बाएं लिखा जाता है यानी हम बोल सकते हैं जो अभिक्रिया के बाईं ओर या जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कह देते हैं और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रतिफल कह देते हैं या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं अभिकारक। जैसे देखिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है अभिकारक है और HCl क्या है उत्पाद या प्रतिफल है। ठीक है, अब देखिए प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे हम लोग क्या बोल देंगे उत्पाद या प्रतिफल, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग बोलते हैं अभिकारक। दोनों समझ में आया। अब देखिए आगे प्रश्न क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को लिखे। रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए उत्तर हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। जैसे पहला विशेषता हो गया गैस की उत्पत्ति। तो देखिए कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसके फलस्वरूप गैस उत्पन्न होता है। तो बहुत ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें गैस उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है अवक्षेप का बनना। तो बहुत ऐसा रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है जिसके फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप क्या होता है एक ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है
ठोस पदार्थ होता है जो पेनी में बैठ जाता है, यानी कोई बर्तन में पेन अवक्षेप के रूप में कहाँ बैठ जाता है, पेनी में बैठ जाता है। अगला है कि रंग परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है। आप लोग देखते हैं कि हम अलग अलग दो रंग आपस में मिला दे तो एक तीसरे रंग नए रंग का निर्माण हो जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन भी होता है। अगला दिया है कि अवस्था परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें अवस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन मतलब क्या हो जाता है कि अगर वो ठोस हो तो क्या बन जाता है, द्रव हो जाता है, या द्रव से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। द्रव से क्या हो जाता है, गैस। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अवस्था परिवर्तन। तापमान में भी परिवर्तन होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप तापमान में भी परिवर्तन होता है। अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होता है तो ऊष्मा की जरूरत पड़ जाती है, और ऊष्मा क्षेपी होता है तो तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये सब हो गया हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न संख्या देखिए 6। छठा प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा रासायनिक समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए रासायनिक समीकरण तो बोला जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी मान लीजिए, देखिए हम बोले कि हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, तो इसी को हम संकेत में लिख दिए कि H2 + Cl2 = 2HCl। तो यह जो लिखा गया ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यानी जब अभिकारक और उत्पाद को भाषा में न लेकर संकेतों की सहायता से, सूत्रों की सहायता से लिखा जाता है तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया? संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जब लिखा जाएगा तभी वह क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम को लिखे। यानी कोई भी रासायनिक समीकरण होता है तो उसको लिखने का कुछ नियम होता है, तो उसी को लिखिए। तो ध्यान दीजिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के निम्नलिखित नियम है। स्वतः सोचिए कि अभिकारक को संकेत या सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि जिसे मान लीजिए ए है और क्या हो गया बी, ए और बी आपस में अभिक्रिया किए और एक नया पदार्थ का बना लिए, सी और का बनाए डी, दो पदार्थ बनाए। अब देखिए यह हो गया हम लोग का अभिकारक, यह हो गया प्रतिफल। तो सिंपल सा नियम है कि अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। पहला देखिए हम अपने समझा रहे, अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है, प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। दो नियम हो गया कि अभिकारक को बाएं लिखेंगे, प्रतिफल को दाईं ओर लिखेंगे। तीसरा नियम हो गया कि अगर अभिकारक एक से अधिक हो, जैसे यहाँ दो अभिकारक है ना, ए और बी, तो अभिकारक एक से अधिक हो तो उनके बीच प्लस का साइन दिया जाता है। किसका साइन दिया जाता है? प्लस का। और अभिकारक के जैसा अगर उत्पाद भी दो बने या दो से अधिक बने तो उनके बीच प्लस का साइन दिया जाता है। ठीक है, और एक नियम यह है कि अभिक्रिया को दर्शाने के लिए तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तीर चिन्ह का। और जो तीर का चिन्ह होता है वह दिशा बताता है। देखिए लिखा गया तीर चिन्ह अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तो देखिए हम अपने से समझा दिए, 5 रूल है, ये पांचों बता दिए कि अभिकारक को बाएं लिखा जाता है, उत्पाद को दाएं लिखा जाता है। अभिकारक एक से अधिक हो तो उनके बीच प्लस का साइन दिया जाता है, उत्पाद भी एक से अधिक हो तो उनके बीच प्लस का साइन दिया जाता है, दिशा को बताने के लिए तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम। अगला प्रश्न देखिए हम लोग का क्या है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण हम देखते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित और असंतुलित। हम देखें पहला क्या होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो देखिए सिंपल सा परिभाषा है कि वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
यानी समीकरण के दोनों ओर बाएं और दाएं प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। जैसे देखिए H2 अब प्लस Cl2 मिलके क्या बनाया 2HCl। गिनिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन भी कितना है 2। यहाँ देखिए 2 से गुना हुआ है तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और क्लोरीन भी कितना हो गया 2, यानी दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है बराबर। तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ देखिए 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। गिनिए हाइड्रोजन कितना हो गया इधर 4, ऑक्सीजन कितना है 2। इधर भी देखिए तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो यह भी क्या है संतुलित है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। अब देखिए उसका उल्टा कर दीजिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वही ऊपर वाला है, इसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान देखिए नहीं होती है, यानी वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2। देखिए यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन कितना है 2 लेकिन ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो दोनों ओर तो बराबर नहीं हुआ, तो यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2। यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, यानी दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो ये भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। समझ में आ गया रासायनिक समीकरण संतुलित और असंतुलित। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। आखिर हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, तो उत्तर हो गया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। हम लोग पढ़े द्रव्यमान संरक्षण का नियम, चाहे यहाँ लिखा भी गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है उसी को सही करने के लिए समीकरण को हमेशा क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। समझ में आ गया। तो अब पूछा जाए आपसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। देखिए लिखा है द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को लिखे, सिद्धांत या नियम। तो क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी द्रव्यमान न तो बनता है और द्रव्यमान न ही खत्म होता है, यानी द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, वैसा ही है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी द्रव्यमान को न तो हम निर्मित कर सकते हैं और न ही इसका विनाश कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक समीकरण को कितने तरीका से संतुलित किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की दो विधियां हैं। एक तो होता है कि हम अनुमान द्वारा संतुलित कर ले, अपने से सोच ले कि यहाँ क्या लगा दे और उसके अनुसार सही कर सकते। एक होता है बीज गणितीय विधि द्वारा इसको संतुलित कर सकते हैं। तो समीकरण को हल करने संतुलित करने की कितनी विधियां हुई, दो विधि। एक विधि का नाम अनुमान द्वारा संतुलन और दूसरा क्या है, बीज गणितीय विधि द्वारा संतुलन। ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ समीकरण दिया गया है जिसे हम लोग संतुलित करेंगे और कुछ आप लोग करेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, Mg मैग्नीशियम HCl से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और H2 बनाता है। ये असंतुलित है, जो रेत से लिखा गया है क्या है, असंतुलित। क्यों, गिन लीजिए, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है, तो ये क्या है, असंतुलित। अब इसी को संतुलित करने के लिए देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड के पहले 2 लगा दिया गया और यहाँ भी वैसा ही रहने दीजिए। अब गिनिए, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, क्लोरीन देखिए 2 से गुना हो जाएगा इसमें तो 2 हो गया, क्लोरीन भी कितना इधर 2, हाइड्रोजन 2 एकम कितना 2, तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 2, तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया ना। यहाँ देखिए N2 यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है और अमोनिया NH3 बनाता है, तो ये क्या है, असंतुलित है। ये क्या है, अभी असंतुलित। इसको संतुलित करने के लिए देखिए हाइड्रोजन के पहले क्या लगा दिया गया, 3। अब गिनती कर लीजिए, N2 नाइट्रोजन 2, तो देखिए यहाँ भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूना कितना हो गया यहाँ 6, तो 2 3 यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया 6। अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया।
इसी प्रकार देखिए सोडियम जो होता है Na क्लोरीन से भी क्रिया करके NaCl बनाता है। ठीक है, देखिए यह भी संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए सोडियम एक है, क्लोरीन कितना है 2, यहाँ सोडियम भी एक है, क्लोरीन भी एक है, तो असंतुलित है। असंतुलित संतुलित करने के लिए क्या चाहिए? ये 2 होना चाहिए क्लोरीन, तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो यहाँ भी क्या लगा दीजिए 2। तो देखिए 2 सोडियम प्लस Cl2, तो क्या हो गया 2NaCl। अब गिनिए, यहाँ सोडियम कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2, सोडियम 2 हो गया और Cl2 भी हो जाएगा, 2 से गुना इसमें भी तो कीजिएगा तो क्लोरीन भी कितना हो गया 2। तो ये क्या हो गया, अब आपका बैलेंस हो गया। देखिए इसी प्रकार 4 नंबर और 5 नंबर आपके लिए है, आप इसको लिख कर जरूर बैलेंस कीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न हम लोग का है कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण से हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। देखिए तो दिए कि रासायनिक समीकरण से क्या सूचना प्राप्त होती है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका उत्तर है कि रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद के संकेत और सूत्र की जानकारी मिल जाता है कि अभिकारक का सूत्र क्या होगा, उत्पाद का सूत्र क्या होगा, तो ये भी एक जानकारी है ना। इससे पता चल जाता है कि अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और किन किन पदार्थों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ये भी जानकारी मिलता है। यह अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं के संख्या की जानकारी देता है। अगला हो गया कि अभिकारक के प्रतिफल के मोलों या मोलों की संख्या की जानकारी देता है। और यह अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान का क्या बताता है, अनुपात बताता है। ठीक है, तो ये हो गया जानकारी, ये सब बेसिक है, पढ़कर समझ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण से क्या फायदा है, ये पूछा जाता है हमसे कि रासायनिक समीकरण से क्या फायदा होता है। तो सिंपल सा प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित फायदे हैं। पहला तो बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण से समय की बचत होती है। देखिए रासायनिक समीकरण से हम लोग क्या बचा सकते हैं, समय आसानी से बचा सकते हैं, बहुत कम समय लगता है इसमें लिखने के लिए, तो समय की बचत होती है। दूसरा क्या हो गया, इसे लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की जरूरत पड़ती है। सही बात है, समय भी कम लगता है, स्थान भी कम लगता है। अगला दिया है कि रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के लिए अभिकारक के द्रव्यमान की ठीक ठीक गणना की जा सकती है। ये भी बात सही है कि हमें कोई प्रोडक्ट कितना बनाना है, इसके लिए हम पहले से ही जान जाएंगे कि हमें कितने अभिकारक की आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे अंतिम है कि वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का उपयोग किया जाता है। अलग अलग तो होता नहीं है, पूरा विश्व में एक ही प्रकार का संकेत का उपयोग किया जाता है, इसीलिए वैज्ञानिकों को आसानी होती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है इसमें कि देखिए फायदा तो है, तो फायदा के साथ साथ कुछ इसका मतलब नुकसान भी है, यानी दोष भी कह सकते हैं, सीमा भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं लिखे, कि रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं हैं, यानी क्या दोष है। तो देखिए उसी प्रकार बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण की निम्नलिखित सीमाएं हैं। तो सबसे पहला क्या है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव या गैस की जानकारी नहीं देता है। अब हम आपके सामने कोई रिएक्शन लिख दिए कि H2 और प्लस O2 बराबर H2O, ध्यान समझिए। तो हमें क्या पता चल रहा है कि यह ठोस है कि द्रव है कि गैस है, मतलब यह अभिकारक की अवस्था का पता नहीं बताता है कि ये जो अभिकारक है वो ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है या गैस अवस्था में है। तो ये इसके दोष हो गया। दूसरा कि यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी, यह नहीं बताता है कि जब अभिक्रिया होगी तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगा या ऊष्मा उसमें क्या होगा, प्रवेश करेगा। तो ये भी दोष है। रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में संभव है। देखिए बहुत ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, तो यह अभिक्रिया नहीं बताता है। ठीक है, यह भी दोष है। अगला हो गया कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग की जानकारी नहीं देता है, कि अभिक्रिया कितनी तेजी से होगी या धीमी होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। अगला हो गया कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विस्फोट के साथ होती है, परंतु रासायनिक समीकरण से इस बात की जानकारी नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग सोडियम को जब पानी में डालते हैं ना, तो बहुत तेज बम जैसा आवाज़ करता है, ठीक है, जल से अभिक्रिया करके, लेकिन कैसे उस पर तो लिखा नहीं होता है।
तो इसलिए हमें इससे मतलब सावधान भी होना चाहिए, जिसकी इसकी जानकारी जो होता है ये रासायनिक समीकरण नहीं दे पाता है, इसलिए ये सब इसके क्या है, दोष है। नोट में कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा जाता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस लिखा जाता है। ठीक है, देखिए इसको एग्जाम्पल भी दिया जाएगा ना। देखिए जैसे देखिए, जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा बाहर निकालता है, तो देखिए दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा गया है। जबकि नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है ना, तो उसमें देखिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो इसमें बाईं ओर लिखा गया है। तो ये हो गया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आया, बाईं ओर होगा तो ऊष्मा शोषी, दाईं ओर होगा तो ऊष्मा क्षेपी। अगला नोट में देखिए लिखा है कि किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकले, कोई भी गैस निकले तो उसको दिखाने के लिए ऐसा साइन दिया जाता है, तीर का साइन ऊपर की ओर दिया जाता है। जैसे जब जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, तो इसको दिखाने के लिए कि तीर का साइन दे दिया गया ऊपर। कहीं भी ऐसा साइन दिखाई दे तो इसका मतलब हो गया कि गैस कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में अलग हो जाए, पता है ना कि अवक्षेप बनता है, तो उसमें उसको क्या किया जाए, तीर के साइन उसमें भी दिया जाता है लेकिन नीचे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ क्या दिया गया, नीचे। अगर तीर के साइन ऊपर हो तो गैस निकल रहा है और तीर के साइन नीचे हो तो क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। क्या बनता है, अवक्षेप को बताया जाता है। तो ये सभी संकेत है जिससे हमें रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी मिल जाती है। अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग का चालू होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग 9 या 10 प्रकार पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का। यही प्रश्न हमेशा हम लोगों से पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसे ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, देखिए पहला अभिक्रिया हम लोग का क्या है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, बस इतना ही याद रखिए। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। यानी बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके यानी जुड़ के भिन्न गुण वाले नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो नया पदार्थ क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये संयोजन अभिक्रिया है। Fe यानी लोहा हो गया, सल्फर से अभिक्रिया करके फेरस सल्फाइड बनाता है, ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आया। देखिए, 2 पदार्थ हैं आपस में जुड़ के एक नए पदार्थ बना रहे हैं, तो ये हो गए संयोजन अभिक्रिया। अब इसका ठीक उल्टा होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन का मतलब होता है टूटना। यानी देखिए, इसमें क्या होगा कि एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाएगा, तो इसका उल्टा है यह। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का एक बड़ा अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले नए सरल यौगिकों का निर्माण करता है। यानी सिंपल याद रखिए कि एक बड़ा अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक अणु का निर्माण करे तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, यह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म किया जाता है तो यह गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो यह वियोजन अभिक्रिया हुआ ना। यहाँ देखिए, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, नाम सबका बताया है, पोटेशियम क्लोरेट, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये भी टूटेगा KCl में और किसमें, ऑक्सीजन में, तो ये भी क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। तो टूटेगा तो वियोजन, जुड़ेगा तो संयोजन, ऐसे याद रखिए, टूटेगा तो वियोजन और जुड़ जाएगा तो संयोजन। ठीक है, आगे देखिए, अगला अभिक्रिया हम लोग का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो नाम से ये ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का शोषण करने वाला ना। तो देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण, यानी ऊष्मा खींचता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
यानी अभिक्रिया कराने के लिए बाहर से ऊष्मा देनी पड़े, उसको हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऊष्मा खींचता है यानी ऊष्मा का अवशोषण करता है, तब NO का निर्माण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। समझ में आया? तो ये क्या हो गया आपका ऊष्मा शोषी। और इसका उल्टा कर दीजिए, यदि ऊष्मा बाहर निकले तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ऊष्मा छेपी। देखिए इसके बाद ही है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। देखिए यहाँ अवशोषण हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है? उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन ले लीजिए, उसको जलाइए, जब हम लोग कार्बन को जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ साथ उसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है, इसलिए यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ना ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। क्या होता है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ऊष्मा का अवशोषण करेगा तो ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा तो ऊष्मा छेपी। अब देखिए क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है, विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो सिंपल परिभाषा है, ध्यान रखिए। विस्थापन का मतलब होता है हटाना। क्या हो जाएगा? हटाकर उसके जगह पर बैठ जाना, उसी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए आप लोहा ले लीजिए, लोहा का एक कील ले लीजिए, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिए। लोहा के कील को कहाँ डाल दीजिए? कॉपर सल्फेट के विलयन में। कुछ देर के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि लोहा जो होता है वह कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर को हटा देगा और उसके जगह पर अपने चल जाएगा, यानी CuSO4 की जगह क्या बन गया? FeSO4। और कॉपर को कहाँ निकाल दिया? बाहर। अब देखिए अभी तो समझा है कि विस्थापन का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल कर उसके जगह पर चले जाना। तो ये लोहा जो हो कॉपर के जगह पर चला गया, कॉपर को कहाँ निकाल दिया? बाहर। चूंकि देखिए एक ही ना विस्थापन हुआ है, केवल कॉपर बाहर निकला है, इसीलिए इसको एकल विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा? देखिए ऐसा ही एक और होता है द्विविस्थापन। क्या होता है? द्विविस्थापन। पहले देखिए इसका बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए यहाँ जिंक जो होता है कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके, देखिए ZnSO4 और कॉपर को कहाँ निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। सोडियम ब्रोमाइड NaBr जो होता है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, तो क्लोरीन क्या करता है? ब्रोमीन को बाहर निकाल देता है, देखिए उसके जगह पर चला गया। Ki पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराया जाता है, तो क्या होता है? क्लोरीन आयोडीन को बाहर निकाल देता है। जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराया जाए तो ZnSO4 बनेगा, हाइड्रोजन कहाँ निकल जाएगा? बाहर। देखिए ध्यान से, जो अधिक क्रियाशील होता है ना वह कम क्रियाशील वाले को कहाँ भेज देता है? बाहर भेज देता है। यही नियम है, ठीक है। अब देखिए वैसा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जितना ये एग्जाम्पल देखे हैं ना, ये वाला सब एग्जाम्पल, इसमें ध्यान से देखिए एक ही परमाणु या अणु का विस्थापन हो रहा है, परमाणु का ना। जिंक इसको कॉपर को हटा दिया, क्लोरीन किसको हटा दिया? ब्रोमीन को। लेकिन उभय मतलब क्या होता है? दोनों होता है। क्या होता है? दोनों। तो इसमें दो परमाणु का लेन देन होगा। देखिए उत्तर में क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक जो होते हैं अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हें उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि XY AB से अभिक्रिया करेगा, तो देखिए X चला गया B के पास और A चला गया Y के पास। समझ में आ रहा है? देखिए वैसे NaCl सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब AgNO3 के साथ कराया जाएगा तो देखिए इसका Ag और Cl, इसका Ag और Cl आपस में मिल गए और Na और NaNO3 आपस में मिल गए। लेन देन हो गया ना, एक इसका इसके पास चला गया और एक इसका इसके पास चला गया, ठीक है। देखिए FeS की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराया जाएगा, तो देखिए लोहा के साथ SO4 आ गया, लोहा के साथ क्या हो गया? SO4, और इसका H2 और इसका S एक साथ मिलकर H2S बना लिया। तो जब आयन का आदान प्रदान हो जाए, इसका इसके पास इसका इसके पास चला जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखें। अगला हम लोग का अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसको भी आसानी समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से क्या हो जाए? अलग हो जाए, तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। विलयन से जो अलग होता है तो उसको हम लोग अवक्षेप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अवक्षेप। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराया जाता है ना,
तो जो सोडियम नाइट्रेट, देखिए इसका Na और इसका NO3, NaNO3 बना लेगा, और AgCl, इसका Ag और इसका Cl आपस में विक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। और सिल्वर क्लोराइड जो होता है यह अवक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है? अवक्षेप बन जाता है। देखिए इसका संकेत बताए थे, तीर का चिन्ह दिया जाता है नीचे की ओर, तो यह अवक्षेप को बताता है। ठीक है, तो इसमें अवक्षेप क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड, और विनियल से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? सॉरी, इसके पहले इधर नीचे होगा, और यहाँ देखिए यहाँ है क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये भी बहुत बार पूछा गया है। उदासीनीकरण बहुत आसान है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल जो होता है किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है? जल। ये ध्यान रखिएगा, अम्ल जो होता है भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पढ़ लीजिए एक बार कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल, और जो अभिक्रिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए ध्यान से, HCl क्या है? अम्ल है, यह क्या हो गया आपका? अम्ल। NaOH क्या होता है? भस्म होता है। क्या होता है? भस्म। NaCl क्या है? लवण है, और H2O क्या है? जल है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है? जल बनाता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। HCl प्लस NaOH तो क्या बनता है? NaCl प्लस H2O। रिएक्शन भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये अलग हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। AgBr को हम लोग रख दे तो Ag अलग हो जाएगा, Br क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये दोनों क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जुड़े, या देखिए हाइड्रोजन बाहर निकले, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा तब भी इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तब भी उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। जैसे देखिए C+O2 कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो ये ऑक्सीकरण हो गया। H+O2 सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, SO2 बना लिया, तो ये भी क्या है? ऑक्सीकरण। तो अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। इसके उल्टा सोचिए, अवकरण क्या होता है? देखिए, अवकरण में उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन क्या हो? हट जाए, या हाइड्रोजन क्या हो? जुड़ जाए। जुड़ने का ऊपर दे दिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग हो, क्या होना चाहिए? संयोग, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवकरण बोलते हैं। जैसे देखिए 2H2+O2 हाइड्रोजन जुड़ गया ऑक्सीजन से, तो यहाँ क्या होगा? अवकरण। H2+Cl2 देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? अवकरण। CuO+H2, ये देखिए Cu अलग हो गया, हाइड्रोजन जो है वो किससे जुड़ गया? ऑक्सीजन से। यहाँ देखिए, तो ये भी क्या हो गया? अवकरण। समझ में आया? ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुटेगा तो अवकरण। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, तो रेडॉक्स में दोनों नाम होता है। रेडॉक्स यहाँ हो जाएगा रेडक्शन, यानी क्या होता है? रिडक्शन यानी अवकरण, यहाँ तक ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसलिए इसको दोनों नाम दिया गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। बोलते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ ही होती है, कभी अकेले नहीं होता है। जैसे देखिए CuO+H2 क्या बन गया? Cu+H2। अब देखिए, या CuO के साथ देखिए ऑक्सीजन था, या ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ऑक्सीजन अलग हो गया तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण कर देंगे। क्या बोल दिए? ऑक्सीकरण। यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ देखिए H2 अकेला था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? अवकरण हो गया। तो सिंपल सा है कि कोई भी अभिक्रिया होता है ना, तो उसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है।
अगला प्रश्न क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो जैसे पढ़े यहाँ प्रकाश, वैसा ही ऊष्मा, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूटता है। किसके कारण टूटे, ऊष्मा के कारण, तो उसको हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए PbNO3 लेड नाइट्रेट है, इसको जब गर्म किया जाएगा ना, ऊष्मा के कारण गर्म किया जाएगा, तो देखिए PbO लेड ऑक्साइड बना लेगा, NO2 बना लेगा, और क्या बना लेगा, ऑक्सीजन निकाल देगा। तो ये ऊष्मा के कारण टूटता है। किसके कारण, ऊष्मा के कारण, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला देखिए तो क्या है, अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघटन क्या है या वैद्युत अपघटन क्या है। तो नाम देखिए क्या है, वैद्युत यानी विद्युत धारा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का जो वियोजन हो वो विद्युत धारा के कारण हो, लाइन के कारण, करेंट के कारण हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। जैसे NaCl, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लिया जाता है और इसमें धारा प्रवाहित किया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना, तो ये टूट जाता है सोडियम में और किसमें, क्लोरीन में। जल को जब विद्युत अपघटन कराया जाए तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का कराया जाए तो एल्युमिनियम और क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। कब, जब इसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब। क्या प्रवाहित किया जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार खत्म हो गया। अब हम लोग का कुछ क्वेश्चन है अलग से जो पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन एक देता है कि जो भोजन होता है वो दुर्गंधित कैसे हो जाता है। जो हमारे घर होता है भोजन अधिक समय तक उसको रख दिया जाता है तो देखते हैं खराब हो जाता है, जिसको हम बासी भोजन भी कहते हैं। तो वह क्यों होता है, यही है इस प्रश्न में। ठीक है, तो देखिए जब भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, खाना ऐसे ही बिना ढके लंबे समय तक, बहुत समय तक क्या किया जाए, छोड़ दिया जाता है, तो भोजन में उपस्थित वसा और तेल, क्योंकि भोजन जब बनाया जाता है, मान लीजिए सब्जी बनाया गया ना, तो उसमें तेल भी डाला जाता है, वसा भी होता है। तो ये जो होते हैं ना, वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यानी समझ लीजिए कि एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक नया पदार्थ बनेगा, तभी तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। एक नया पदार्थ बनने के कारण भोजन नया चीज बन जाता है। मान लीजिए भोजन में नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण उसका गंध और स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, भोजन का दुर्गंधित होना, या भोजन का वासी होना, या भोजन का खराब होना बोल देते हैं। समझ में आ गया कि भोजन को जब हम खुला हवा में छोड़ देते हैं तो हवा से वो अभिक्रिया कर लेता है, हवा के ऑक्सीजन से वह ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकरण होने के कारण क्या होता है, उसका गंध भी बदल जाता है और उसका स्वाद भी बदल जाता है, और भोजन क्या लगता है, अप्रिय लगने लगता है, यानी भोजन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोजन को खराब होने से, दूषित होने से रोकने का उपाय लिखे, क्या कर सकते हैं भोजन को कि खराब ना हो। तो भोजन को हम दूषित होने से रोकने के निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला तो यह कि भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखना चाहिए। भोजन खराब क्यों हो रहा है, हवा के कारण। यदि हवा उसमें ना जाए तो भोजन सुरक्षित रहेगा, तो हम लोग वैसे वायुरुद्ध बर्तन में रखेंगे जिसमें हवा ना जा सके। दूसरा क्या हो गया कि भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, फ्रिज हो तो फ्रिज में रख दीजिए, अधिक समय तक चलेगा, ऐसा होता भी है, देखते होंगे ना। तीसरा हो गया कि भोजन में एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर उससे क्या हो जाता है, दूषित होने से बचाया जा सकता है। अब आपसे पूछा जाए कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि भोजन को बचाने के लिए बाहर से जो रसायन मिलाया जाता है ना, उसी को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। पूछा जाए कि दो नाम बताइए, तो देखिए सिट्रिक अम्ल जो होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, एंटीऑक्सीडेंट है। लेसिथिन ये भी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसको अगर हम भोजन में मिला दे तो भोजन जल्दी खराब नहीं होगा, दूषित होने से बचा रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब आ गया हम लोग का दहन से। अगला टॉपिक है ये सब, अगला टॉपिक है हम लोग का दहन। ये 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। दहन क्या होता है, तो दहन जो होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और जलकर ऊष्मा और क्या देता है, प्रकाश देता है। यानी दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है। जैसे कार्बन, जब कार्बन को जलाया जाता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, ऊष्मा बाहर निकलता है और क्या निकलता है, प्रकाश। यानी कार्बन का जलना एक क्या है, दहन है।
घर में लकड़ी जलता है वो भी दहन होता है, एलपीजी जलता है ना, एलपीजी वो भी क्या है, दहन है। तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए दहनशील पदार्थ, ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि वैसा पदार्थ जो जल जाते हैं दहनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी जल जाता है, कोयला जल जाता है, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, दहनशील है ना। अदहनशील क्या हो गया, उल्टा कर दीजिए, वैसा पदार्थ जो नहीं जले अदहनशील पदार्थ होते हैं। जैसे क्या हो गया, ईंट, पत्थर, बालू, ये सब क्या होगा, अदहनशील पदार्थ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रोक कर पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, आसान है। अगला देखते हैं। देखिए ये पूछा जाता है कि ज्वलन ताप क्या होता है। तो आप जानते ही हैं कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे उस पदार्थ का क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। जब तक किसी पदार्थ को ज्वलन ताप न मिलेगा तब तक वह पदार्थ नहीं जलेगा। समझ में आ रहा है ना। अगला है कि दहन का पोषक क्या होता है, ये जरूरी है, समझ लीजिए। तो जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें दहन का पोषक कहा जाता है। यानी मान लीजिए कि आग लगे और कोई पेट्रोल डाल दे तो और आग लग जाएगा, तो पेट्रोल जो होगा वो क्या होगा, पोषक हो जाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन जो होता है वो दहन का क्या होता है, पोषक होता है। यानी ऑक्सीजन दहन को जलाता है, दहन को बढ़ाता है। समझ में आ गया। लेकिन पानी पूछा जाए तो पानी तो बुताएगा, तो ये पोषक होगा, नहीं होगा। तो देखिए उसको बोलते हैं दहन का अपोषक। यानी जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं उन्हें दहन का क्या बोलते हैं, अपोषक बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आग लग जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड उसका छिड़काव कर दीजिए तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो ये दहन का क्या है, अपोषक है। समझ में आया, पोषक और अपोषक। ये प्रश्न तो आज क्लास में बहुत अच्छा से पढ़े होंगे कि दहन के लिए क्या आवश्यक होता है या शर्तें क्या है। तो दहन के लिए 3 शर्तें आवश्यक होता है। पहला क्या होना चाहिए, दहनशील पदार्थ होना चाहिए। अब पदार्थ ही अदहनशील हो तो दहन होगा नहीं। तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोल यानी दहनशील होना चाहिए। दहन के पोषक पदार्थ होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन होना चाहिए जरूरी है। तो दहन का पोषक होना चाहिए। और तीसरा होगा कि ज्वलन ताप होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, आपके पास ऑक्सीजन हो, दहनशील पदार्थ हो, लेकिन ज्वलन ताप ना मिले तो आग नहीं लगेगा, दहन नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, नोट में। तो ये प्रयोग है, ये करके आप लोग देखे होंगे कि जब कागज के बने एक कप में जल लेकर गर्म करते हैं ना। मतलब कागज का एक कप ले लीजिए, उसमें जल यानी पानी ले लीजिए और उसको गर्म कीजिए मोमबत्ती से, गैस से ना। तो क्या देखते हैं कि कागज नहीं जलता है। काहे नहीं जलता है, क्योंकि हम जानते हैं जो कागज का ज्वलन ताप होता है ना, यानी कागज को जो ऊष्मा मिलता है वो ऊष्मा क्या होता है, कागज किसको दे देता है, जल को दे देता है। बस यही समझिए, हम समझा रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा कि जब कागज के कप में पानी लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो जो ऊर्जा मिलता है कागज को, वह कागज जो है वो ऊर्जा किसको दे देता है, पानी को दे देता है। ठीक है, कागज ऊर्जा किसको दे देता है, पानी को, और पानी उबलने लगता है। समझ में आ रहा है, और कागज नहीं जल पाता है। ठीक है, बस यही कारण होता है, आप घर पे करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वाला किसे कहते हैं। तो बोला जाता है कि ज्वाला वह क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं। यानी जहाँ कोई पदार्थ जलता है उसी को हम लोग ज्वाला कहते हैं ना। देखिए यहाँ मोमबत्ती का चित्र दिखाया गया, यहाँ देखिए यहाँ, तो ये मोमबत्ती का यही तो ज्वाला है। यह गैसीय क्षेत्र होता है और यहाँ कोई पदार्थ जल जाता है तो वह ज्वाला कहा जाता है। इसको अभी बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ से चलिए। नोट में ध्यान रखिए कि वे ठोस और द्रव ईंधन ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं, जिन्हें गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी यदि कोई भी ईंधन हो जिसे गर्म किया जाए और वो वाष्प बनाए, क्या बनाए, वाष्प। ध्यान रखिएगा, वही ज्वाला उत्पन्न करता है। केरोसिन जो होता है वाष्प बनाता है तो ये ज्वाला उत्पन्न करेगा। मोम में वाष्प बनता है तो ज्वाला उत्पन्न करेगा, लेकिन लकड़ी वाष्प नहीं बनाता है, इसलिए वह ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखिए, जब ईंधन का पूर्ण दहन होता है, यानी ऑक्सीजन पूरा मिले तो ईंधन का क्या होगा, पूर्ण दहन होगा। तो पूर्ण दहन होगा ना, तो ज्वाला का रंग देखिएगा कैसा होगा, नीला होगा। ये पूछा जाता है कि पूर्ण दहन होता है तो ज्वाला का रंग कैसे होता है। तो जब ईंधन का पूर्ण दहन होता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और प्रकाश कम उत्पन्न होता है। जब नीला रंग होगा तो प्रकाश क्या उत्पन्न होगा, कम उत्पन्न होगा। इसलिए वैसे ज्वाला को हम लोग प्रकाशहीन ज्वाला कहते हैं या अप्रदीप्त कहते हैं। जब उसके पास प्रकाश हो ही ना तो उसको हम लोग प्रकाशहीन ना कहेंगे। प्रकाशहीन का मतलब बिना प्रकाश वाला। समझ में आ गया।
ध्यान रखिएगा। और एक और नोट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नोट है हम लोग का कि जब ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है, ईंधन पूरा जलवे ना करे, पूर्ण दहन न हो, तो ज्वाला का रंग कैसा हो जाता है? पीला रंग का होता है। तो ईंधन अगर पूरा जले तो नीला रंग का, पूरा ना जले तो पीला रंग का होता है। और इसे प्रकाशमान या प्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। और इसी में प्रकाश होता है जिससे हमें लाइट प्राप्त होता है। समझ में आ गया? अगला देखिए कि मोमबत्ती क्या है। तो ध्यान रखिएगा, मोमबत्ती जो होता है एक ज्वलनशील पदार्थ होता है और ये किसका बना होता है? मोम का बना होता है। और पूछा जाए मोम क्या है, तो मोम एक हाइड्रोकार्बन होता है। मोम क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। मोम एक हाइड्रोकार्बन होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न होता है कि मोमबत्ती की ज्वाला का वर्णन करें। ये भी पूछा जाता है कि मोमबत्ती की ज्वाला बताइए। तो चलिए इसको कहानी से समझ लीजिए कि जब मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं ना, तो मोम क्या होता है? पिघल कर बत्ती में जो रस्सी लगा होता है, धागा बोलिए, धागा की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है तथा वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, और यह वाष्प जो होता है वह ऑक्सीजन में जलने लगता है और ज्वाला उत्पन्न करता है। तो सिंपल है कि मोमबत्ती को हम जब जलाते हैं तो मोम पिघलता है, धागा के सहायता से ऊपर चढ़ता है और वाष्प में बदल जाता है। वाष्प ऑक्सीजन में जलता है और जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिससे हम लोग मोमबत्ती की ज्वाला कहते हैं। यह पीला एवं प्रकाशमान होता है क्योंकि मोम का क्या होता है? पूर्णतः दहन नहीं होता है। अगर पूर्णतः दहन होता तो नीला रंग का होता। अगर देखा जाए तो मोमबत्ती की ज्वाला को 3 भागों में बांटा जाता है। यानी मोमबत्ती की ज्वाला के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। देखिए चित्र में भी दिखाया गया है, बाह्य, मध्य और आंतरिक। एक होता है आंतरिक, एक होता है मध्य और एक होता है बाह्य। देखिए बाह्य क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, मध्य जो होता है वो मध्यम गर्म होता है और सबसे कम गर्म कौन सा होता है? आंतरिक क्षेत्र होता है। ठीक है, अब देखिए पढ़ ले रहे हैं, इसी को हम लोग केंद्रीय मंडल भी कहते हैं। तो केंद्रीय मंडल कैसा? नीला होता है। केंद्रीय मंडल कैसा रंग का होगा? नीला। दिया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण इस क्षेत्र में दहन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय यानी क्या होगा? आंतरिक, इसमें दहन नहीं होता है, इसलिए इसे दहन अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसमें केवल ऑब्जेक्टिव पूछा जाए यह कैसा होता है, तो नीला होता है। ऑक्सीजन की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। इस क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है और इसे अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा क्या हो गया हम लोग का? प्रकाशमान मंडल, यानी इसमें लाइट होगा। तो इसमें मोम का अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन होने के कारण क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, जिसके कारण इसे पीला प्रकाश निकलता है। अभी पढ़ा इधर कि अपूर्ण दहन होता है तो पीला प्रकाश निकलता है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। ध्यान रखिएगा, ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है प्रकाशमान मंडल। अगला होता है प्रकाशहीन मंडल, यानी इस भाग में ऑक्सीजन की पूर्णतः पूर्ति होती है। इसमें ऑक्सीजन पूरा मिलता है। जब ऑक्सीजन पूरा मिलेगा तो दहन पूर्ण रूप से होगा, तो पूर्ण दहन होता है। और पूर्ण दहन होने के कारण यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। यह सबसे क्या होता है? गर्म क्षेत्र होता है। तो ये हो गया मोमबत्ती का ज्वाला, हम लोग आसानी से समझ लिए। अब देखिए एक और थोड़ा सा प्रश्न है हम लोग का, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि एलपीजी का पूरा नाम पहले जान लीजिए। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पूछा जाए कि एलपीजी क्या है। तो देखिए एलपीजी जो होता है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। ये आप लोग चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब, ब्यूटेन प्रोपेन क्या होता है। अभी ध्यान रखिएगा कि एलपीजी ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर ये तीनों गैसें द्रवीभूत हो जाती है। यानी जब इसको प्रेशर लगाया जाता है ना तो ये दब जाता है, और दब कर इसीलिए ये द्रव अवस्था में चला जाता है। दब कर क्या हो जाता है? द्रव अवस्था में चला जाता है, और इसी के कारण इसे एलपीजी को एलपीजी कहा जाता है। इसे क्या बोल देते हैं? एलपीजी। चूंकि ये गैस अवस्था में न मिलकर किस में मिलता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में रखा जाता है। जो गैस का सिलेंडर होता है घर पर देखिएगा तो उसमें जो गैस होता है वो एलपीजी द्रव अवस्था में होता है। रिएक्शन याद रखिएगा, 2C4H10 ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जल भी बनता है, और सबसे अधिक क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है, जिसके सहायता से भोजन या कोई भी काम किया जाता है। भोजन बनाने का काम किया जाता है या कोई भी। इसमें एक ऑब्जेक्टिव आता है
कि देखते हैं एलपीजी गैस जो होता है महकता है, तो उसमें एक बाहर से चीज़ मिला दिया जाता है, मरकैप्टा नाम का एक चीज़ मिला दिया जाता है, और उसी के कारण एलपीजी क्या होता है, महकता है। ठीक है, और उसे पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है कहीं या ना हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें एक गंध वाला पदार्थ मिला दिया जाता है, ताकि जैसे ही रिसाव हो उसका जानकारी मिल जाए और दुर्घटना होने से बच जाए। तो इस प्रकार देखिए पूरा पहला चैप्टर का केमिस्ट्री का जितना भी किताब का बेहतर से बेहतर प्रश्न है इसमें दिया गया था। अब एक भी प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटेगा। यदि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें तो इतना विश्वास कीजिएगा आप एक एक क्वेश्चन बना सकते हैं। इतना ही है, इतना ही इसमें है जो पूरा आपको कंप्लीट पढ़ा दिया गया। आप लोग इस वीडियो को देख लिए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी पढ़ ले। अगर यदि आप नोट्स चाहते हो तो नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको फ्री में इसका नोट्स मिलेगा। ओके।